नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, हिंदी व्याकरण व शिक्षण का पेपर नंबर 35 आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 के साथ में उसके बाद में रीट का जो सेकंड पेपर होगा, मतलब जो मुख्य एग्ज़ाम होगा थर्ड ग्रेड का, दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्ती से संबंधित भी इसमें प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। आपके 100 टेस्ट हिंदी के आपके लिए जा रहे हैं, जिसमें से पेपर नंबर 35 आज हम हल करेंगे साथियों। तो इसके बाद में भी अभी आपके 65 टेस्ट और बाकी है, जो कि एग्ज़ाम से पहले आपके हो जाएंगे। तो हिंदी हो, साइकोलॉजी हो, टीचिंग मेथड हो, राजस्थान जीके हो, राजस्थान जीके के टेस्ट हो, सभी के 100 चीज़ें आपको 100 टेस्ट 100 क्लासेस सभी चीज़ों की आपको यहाँ पर मिल रही है। तो अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, एक एक प्रश्न को व्याख्यात्मक रूप से हम यहां पर देखने वाले हैं, एक एक विकल्प को अच्छी तरह से देख करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पहला प्रश्न है, आपके प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, इनमें से किस विकल्प में लिंग संबंधी अशुद्धि है। बाजार से एक अनारों को ले आना, हिमालय एक ऊंची पर्वत है, एक मोती की माला ले आइए और मैंने किताब नहीं पढ़ना है। तो चारों ही विकल्प जो है ये अशुद्ध है। पहली चीज़ तो चारों ही विकल्प कैसे हैं, अशुद्ध है। अब अशुद्ध तो है, लेकिन आपको कौन सी अशुद्धि देखनी है, लिंग संबंधी। देखो, अशुद्धियाँ भी कई प्रकार की होती है, लिंग संबंधी होती है, वचन संबंधी होती है, कारक संबंधी होती है, पदक्रम संबंधी होती है, इस प्रकार काल संबंधी होती है। कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित होती है। यहाँ पे आपको लिंग संबंधी अशुद्धि देखनी है साथियों। देखो, अगर हम देखें तो मैंने किताब नहीं पढ़ना है, मैंने नहीं मुझे किताब नहीं पढ़ना है, इस प्रकार से होना चाहिए। मैंने मुझे, ये क्या है, सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हुई, तो आपका ये आंसर नहीं होगा। एक मोती की माला ले आइए, मोती की एक माला ले आइए, शब्द इधर उधर जम रहे, इधर उधर जब शब्द जमे होते हैं तो पदक्रम संबंधी अशुद्धि कहलाती है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। बाजार से एक अनारों को ले आना और हिमालय एक ऊंची पर्वत है। देखो, यहाँ पर एक अनार ले आना, बाजार से एक अनार ले आना, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो ये वचन संबंधी अशुद्धि है, अर्थात दूसरा विकल्प सही है। हिमालय एक ऊंची पर्वत है, ऊंची नहीं ऊंचा, यहाँ पर पुल्लिंग है ना हिमालय, तो फिर वहाँ पर ऊंची नहीं ऊंचा शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अतः दूसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही रहेगा साथियों। क्लियर है सभी के। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। तो दूसरा प्रश्न है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो, विकल्प 1 आपसे पूछ रहा है, वह तो ईद का तारा हो गया, उसकी मेहनत पर पानी गिर गया, सीता ने तो नाक में दम कर दिया और उसकी नादानी से मेरी सांस में दम आ गया। 4 विकल्प है, यहाँ पर एक विकल्प ऐसा है जो सही मुहावरा आपको लगेगा। 3 विकल्प में गलत मुहावरे दे रखे हैं साथियों। अगर हम देखें, वह तो ईद का तारा हो गया, ईद का तारा नहीं होता है, ईद का चांद होता है, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। और आपको क्या देखना है, सही विकल्प का चयन करना है। उसकी मेहनत पर पानी गिर गया, पानी गिर गया नहीं होता है, पानी फिर गया होता है साथियों, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। सीता ने तो नाक में दम कर दिया, ये बिल्कुल शुद्ध है। यहाँ पर नाक में दम करना ही होता है, सांस में दम नहीं होता है साथियों, नाक में दम होता है। अतः तीसरा विकल्प ही आपके प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तो आपके तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 3, जहाँ एक वाक्य मुख्य हो और दूसरा कोई वाक्य उपवाक्य के रूप में आश्रित हो तो उसे कहा जाता है साधारण वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। देखो, एक वाक्य तो मुख्य है और दूसरा क्या है, दूसरा वाक्य जो उपवाक्य है आश्रित होता है। तो आश्रित किस में होता है साथियों, सरल में तो होता ही नहीं है, सरल में दूसरा वाक्य ही नहीं होता है। साधारण और सरल एक ही है, तो ये भी गलत हो गया। मिश्र या संयुक्त, तो तीसरे प्रश्न में देखो, जहाँ एक वाक्य तो क्या है आपके मुख्य है और दूसरा कोई वाक्य उपवाक्य के रूप में आश्रित है, आश्रित वाक्य को क्या कहा जाता है साथियों, मिश्र वाक्य कहा जाता है।
तीसरे प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। यहाँ दो स्वतंत्र वाक्य हो वहाँ होता है आपके संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो चौथा प्रश्न देख लेते हैं। धूप में बाल सुखाना मुहावरे का अर्थ है चालाकी भरा काम करना, अनुभवहीन होना, बहुत अनुभवी होना और विषम परिस्थितियों से गुजरना। तो एक मुहावरा आता है धूप में बाल सुखाना, इसका सही अर्थ आपको प्रश्न संख्या 4 में बताना है साथियों। देखो चौथे प्रश्न में अगर सही आंसर की बात करें तो धूप में बाल सुखाना मुहावरे का अर्थ होता है अनुभवहीन होना, क्योंकि धूप में बाल सुखाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, धूप में तो सूखेंगे ही हैं बाल। ठीक है, उसमें अपन क्या कर रहे हैं साथियों। ठीक, तो एक तरह से अनुभवहीन होना इसका अर्थ लिया जाता है। याद रखिए रीट पात्रता परीक्षा 2022 और रीट के बाद में जो मेन एग्ज़ाम जो मुख्य एग्ज़ाम होगा 2022 वाला शिक्षक भर्ती का, उसके लिए ये टेस्ट सीरीजें बेहद ही उपयोगी है दोनों ही के लिए। ठीक है, तो साथियों आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है। इनमें से सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनी है। सुंदर से सौंदर्य, सर्व से सर्वस्व, खेलना से खेलता और मानव से मानवता। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा की बात की जा रही है। मानव से मानवता बनी है, लेकिन मानव शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा, तो ये तो जातिवाचक से भाववाचक बना है। खेलना, खेलना क्या है, क्रिया है, तो क्रिया से ये भाववाचक नहीं बनी है। सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषण है, तो इससे भी ये भाववाचक नहीं बनी है। आपको क्या देखना है, सर्वनाम से। लेकिन सर्व जो शब्द है, सर्व शब्द क्या है, सर्वनाम, और इससे बनता है सर्वस्व जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ये सर्वनाम से भाववाचक बनी है। विकल्प दूसरा आपके 5वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 6 है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रणाली, लिखना, बहस और शिक्षा। देखो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही रहते हैं, नपुंसकलिंग नहीं रहता है। पुल्लिंग के रूप में जो प्रयुक्त हो रहा है उसके बारे में बताना है। तो शिक्षा, शिक्षा अच्छी होती है, तो मतलब ये क्या है फिर स्त्रीलिंग है। लिखना, लिखना अच्छा होता है। प्रणाली अच्छी होती है, बहस अच्छी होती है। ओनली पुल्लिंग तो लिखना शब्द ही है साथियों। ठीक है, दूसरा विकल्प जो है इसका प्रयोग किस में होता है, किस में हो रहा है, पुल्लिंग में हो रहा है। और बाकी प्रणाली, बहस, शिक्षा तीनों का प्रयोग किस में हो रहा है, स्त्रीलिंग में हो रहा है। अतः ओनली सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। कौन सा, दूसरा विकल्प। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो 7वां प्रश्न, इनमें से कौन से युग में सही विकल्प है। शिक्षा का शिक्षाएं, सवाल का सवालें, मूल्य का मूल्यों, अनेक का अनेकों। तो आपको एक तरह से यहाँ पर आपको ये देखना है सही विकल्प। पहले तो प्रश्न को समझो कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है। एक वचन का बहुवचन बनाया जा रहा है सभी जगह पे, मतलब एक वचन बहुवचन को दृष्टि में देखते हुए आपको आंसर देना है साथियों। तो देखो बात करें अनेक, अनेक हमेशा बहुवचन में रहता है, अनेकों इसका बहुवचन नहीं होता। सवाल का सवालों हो सकता है, सवाले नहीं होता है। शिक्षा का नहीं होगा, शिक्षाएं गलत है। मूल्य का मूल्य हो जाता है साथियों। मतलब 7वां जो प्रश्न है इसमें आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 8 है, 7वें में थर्ड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो, वह शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, शब्द को पकड़ लिया ना। निर्विरोध, निरंकुश, स्वागत और प्रत्यभिज्ञान। एक एक शब्द को तोड़ करके देखेंगे साथियों। प्रत्यभिज्ञान को अगर हम देखें, प्रति प्लस अभि प्लस ज्ञान, शब्द क्या बनता है, प्रत्यभिज्ञान। इसमें प्रति भी उपसर्ग है और अभि भी उपसर्ग है, तो इसमें तो दो उपसर्ग लग रहे हैं। अगर स्वागत का देखें साथियों तो सु प्लस आगत, सु प्लस आगत क्या हुआ फिर आपके ये स्वागत हुआ। सु प्लस आ प्लस गत, इस प्रकार से भी हो सकता है ये। फिर देखें निर्विरोध को तो निर प्लस वी, इसमें भी दो उपसर्ग है। निरंकुश को देखें तो निर उपसर्ग है, इसमें निर प्लस अंकुश, अंकुश का कोई टुकड़ा नहीं होता है लेकिन आगत का टुकड़ा हो जाता है, सु प्लस आ प्लस गत। अर्थात यहाँ पर निरंकुश जो शब्द है सिर्फ इसमें दो उपसर्ग नहीं है, बाकी स्वागत, निर्विरोध, प्रत्यभिज्ञान तीनों में ही क्या है, दो दो उपसर्ग लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपके विकल्प नंबर जो 2 है वो ही प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। तो 9वां प्रश्न देखेंगे। किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटि नजर आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 9वां प्रश्न, आदमी की वैज्ञानिक और मौलिक बुलंदियों के साथ उसके सफर में कुछ मुलायम सरीका साथ दे रहा है। वाक्य काल की दृष्टि से है, सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, आसन्न वर्तमान काल है और अपूर्ण वर्तमान काल है। अब एक बार प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लो। काल से संबंधित प्रश्न गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो साथियों देख लिया सभी ने अच्छी तरह से प्रश्न को। अब इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न क्या है? आदमी की वैज्ञानिक और मौलिक बुलंदियों के साथ उसके सफर में कुछ मुलायम सरीका साथ दे रहा है। दे रहा है मतलब क्रिया वर्तमान में जारी है, और जहाँ पर क्रिया वर्तमान में जारी होती है वो अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण होता है। तो 9वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। आज हमारे सामने यह सवाल है कि धर्म बड़ा है या राष्ट्र? वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? कोई भी नहीं, समाप्ति सूचक, प्रश्नवाचक और पूर्ण विराम चिन्ह। तो अगर हम देखें, ये तो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, वाक्य आपके है यहाँ तक, ठीक है। आज हमारे सामने यह सवाल है कि धर्म बड़ा है या राष्ट्र, इसके बाद में ये चिन्ह लग रहा है। तो साथियों ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। कैसा चिन्ह है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। 10वें में आपके तीसरा विकल्प सही है। भाई प्रश्न तो यह पूछा जा रहा है, लेकिन इस वाक्य में सिर्फ एक ही चिन्ह है, इसके अलावा कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, और ये चिन्ह किसका है? प्रश्नवाचक का। तो थर्ड विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 पर। तो 11वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 है, बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने के बाद आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, निष्पत्ति परीक्षण और मूल्यांकन। अब हमने वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगा लिया है कि भाई यहाँ कठिनाई आ रही है, ये कठिनाई आ रही है। उसके बाद में हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, ना ही निदान करेंगे, बल्कि हम बच्चों का क्या करेंगे साथियों? उपचार करेंगे, उन कमियों को दूर करने का कार्य करेंगे। अतः यहाँ विकल्प नंबर जो 1 है प्रश्न नंबर 11 में, यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो 12वां प्रश्न देखते हैं। संकलनात्मक मूल्यांकन का अर्थ लिया जाता है कक्षा में प्रवेश के समय लिया जाने वाला मूल्यांकन, प्रत्येक इकाई के पश्चात किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के अंत में ग्रेड प्रदान करना, और इनमें से सभी। तो देखो संकल्पनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम एक और अन्य नाम से जानते हैं योगात्मक मूल्यांकन। किस नाम से? योगात्मक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। तो इसको प्रवेश के समय नहीं किया जाता है साथियों, ना ही प्रत्येक इकाई के बाद, बल्कि इसको सत्र के अंत में ग्रेड प्रदान करने का कार्य संकल्पनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से होता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 12 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो 13वां प्रश्न देखेंगे। तीखा सूरज पानी की याद दिला देता है, वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। तीखा सूरज पानी और याद दिला देता है। देखो उद्देश्य का मतलब कर्ता से लिया जाता है साथियों। अगर हम देखें 13वें प्रश्न में, तो उद्देश्य या कर्ता के पहले का जो वाक्य होता है वही उद्देश्य या कर्ता का विस्तार कहलाता है। तो यहाँ कर्ता क्या है? कर्ता है सूरज, ठीक है, क्योंकि पानी की याद दिला देता है, और उसके पहले क्या लिखा हुआ है? तीखा। तो ये जो तीखा शब्द है यही उद्देश्य या कर्ता का विस्तार कहलाएगा। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 13 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो आपके 14वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है। श्रेय, ज्ञेय, किशे और प्रय। तो देखो ज्ञेय भी संयुक्त व्यंजन है। जे प्लस ये से ज्ञेय का निर्माण हुआ है। श्रेय भी संयुक्त व्यंजन है। शे प्लस रे से श्रेय का निर्माण हुआ है। फिर किशे भी संयुक्त व्यंजन है। क प्लस श से किशे का निर्माण हुआ है। अर्थात यहाँ जो 14वां में जो चौथा विकल्प है प्रय, ये संयुक्त व्यंजन में नहीं आएगा। तो 14वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 15 पर। 15वां प्रश्न है, अ उपसर्ग युक्त शब्द है। अपने, अध्यापक, अन्याय और अर्पण। तो बताओ प्रश्न नंबर 15 में कौन सा विकल्प सही है? अगर हम देखें अर्पण शब्द में अगर हम अ को हटा देते हैं तो शब्द क्या बनेगा? अर्पण। इस प्रकार से ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। अपने, अ प्लस पने, ए प्लस पने, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ये भी गलत है।
अब आपके सामने अन्याय और अध्यापक, तो अध्यापक में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो है आपके अधि उपसर्ग। कौन सा? अधि प्लस आपक। और अन्याय में जो उपसर्ग लगा हुआ है ए प्लस न्याय, न्याय का भी विच्छेद हो जाता है ए प्लस नी प्लस आई। हालांकि यहाँ विच्छेद किया नहीं, ए प्लस न्याय मतलब अन्य शब्द में ए उपसर्ग लगा हुआ है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। साथियों अगला 16वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 16 है, भाषा सीखी जाती है अनुकरण के माध्यम से, सामाजिक व्यवहार के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से और रटकर। तो 16वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, भाषा कैसे सीखी जाती है। अगर हम देखें विकल्प ऐसे हैं कि चूज करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले हम एक विकल्प को बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं कि भाई रटकर भाषा नहीं सीखी जाती है। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं होगा। हम सामाजिक व्यवहार के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से और अभ्यास के माध्यम से, तीनों के माध्यम से ही भाषा सीखते हैं। लेकिन इसमें भी सबसे बेस्ट आंसर क्या है? सामाजिक व्यवहार के माध्यम से। हालांकि अनुकरण अभ्यास भी इसमें गलत नहीं है, फिर भी हमें सबसे बेस्ट विकल्प का चुनाव करना पड़ता है साथियों। विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 16 में सही है। अब यूं मत कहना कि इसमें अनुकरण आएगा, बिल्कुल आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऑप्शन देख लीजिए आप। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17वां प्रश्न है साथियों, मूल्यांकन का परीक्षा का क्षेत्र मूल्यांकन से विस्तृत है, सीमित है, समान है और असंबद्ध है। तो अगर हम देखें परीक्षा और एक शब्द आता है हमारे मूल्यांकन, दोनों अलग अलग चीजें हैं साथियों, दोनों समान नहीं हो सकती है। ठीक है, गलत है। मूल्यांकन और परीक्षा में बहुत बड़ा अंतर है। मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत होता है और परीक्षा का क्षेत्र सीमित होता है। अतः यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, परीक्षा का क्षेत्र मूल्यांकन से कैसा होता है? फिर सीमित होता है, क्योंकि परीक्षा का पूछा गया है मूल्यांकन से। तो 17वें में फिर कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 17 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो 18वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना साथियों। ये जो लाल बटन दब रहा है ना, इसको जरूर दबा कर जाइएगा। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18 है, छात्रों के दैनिक कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है आंतरिक मूल्यांकन के रूप में, बाह्य मूल्यांकन के रूप में, सतत मूल्यांकन के रूप में और परीक्षा के रूप में। तो देखो दैनिक कार्य मतलब जो रोजाना कार्य करते हैं, उन कार्यों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। 18वें प्रश्न में जो सही उत्तर है, छात्रों के दैनिक कार्यों का मूल्यांकन साथियों आंतरिक या बाह्य नहीं बल्कि सतत मूल्यांकन के रूप में किया जाता है, जो बच्चों का लगातार मूल्यांकन करते हैं उस रूप में। तो अतः 18वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 19 की ओर। कहीं कोई त्रुटि नजर आती है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सूचित कर सकते हो। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देखते हैं। चलिए 19वें प्रश्न को देख लेंगे। इनमें से दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है? प्रतिकृति, आकाशवाणी, दूरदर्शन और रेखाचित्र। सभी को पता होगा कि जो ये साधन होते हैं सहायक सामग्री के, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक आपके दृश्य सहायक साधन होते हैं, एक आपके श्रव्य सहायक साधन होते हैं और एक आपके दृश्य प्लस श्रव्य सहायक साधन होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है? दृश्य श्रव्य। दृश्य श्रव्य का मतलब जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। साथियों आकाशवाणी सिर्फ श्रव्य साधन है, प्रतिकृति सिर्फ दृश्य साधन है, रेखाचित्र सिर्फ दृश्य साधन है, लेकिन दूरदर्शन कैसा है? दृश्य प्लस श्रव्य साधन है। तो 19वें प्रश्न में आपके यहाँ थर्ड विकल्प सही रहेगा, जो दूरदर्शन है ये दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20वां प्रश्न है आपके, इनमें से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, अच्छा शिक्षण निश्चित उद्देश्य युक्त होता है और अच्छा शिक्षण मूल्यों पर आधारित नहीं होता है। तो देखो अगर हम देखें अच्छे शिक्षण की, शिक्षण मतलब हम बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, अधिगम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिया आधारित भी होना चाहिए, जिसमें बालक क्रिया के माध्यम से सक्रिय रहकर गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। लोकतांत्रिक भी होना चाहिए साथियों,
निश्चित उद्देश्य युक्त भी होना चाहिए। निश्चित उद्देश्य युक्त मतलब जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके उद्देश्य क्या है, लेकिन मूल्य आधारित नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि अच्छा जो शिक्षण है वो मूल्य आधारित भी होता है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। आपके 21वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द है? बहुधीय, बाहु, प्रकाश और बहु। 4 विकल्प है। 3 विकल्प ऐसे हैं जो पुल्लिंग के उदाहरण रहेंगे और एक विकल्प ऐसा है जो स्त्रीलिंग का उदाहरण है। आपको उसी एक विकल्प का चयन करना है जो स्त्रीलिंग वाला है। तो प्रकाश, प्रकाश अच्छा होता है, मतलब ये किसका उदाहरण है साथियों? फिर ये तो पुल्लिंग का उदाहरण हो गया। भव, भव शब्द पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग होता है भवानी। क्या होता है? भवानी। अब भवदीय और बाहु, तो साथियों 21वें प्रश्न में जो सही आंसर है वो है बाहु। बाहु मतलब भुजा से लिया जाता है साथियों, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। भवदीय शब्द भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। यहाँ पर आपका जो सेकंड विकल्प है यही आपका सही आंसर होगा। 22वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 22 पूछ रहा है, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संधि है? दावानल, स्वर्ग, अंतरात्मा और वाक्जाल। देखो संधि के हिंदी में 3 प्रकार होते हैं। एक तो होती है स्वर संधि, एक होती है विसर्ग संधि और एक होती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का उदाहरण पूछा है। दावानल जो शब्द है ये एक स्वर संधि का उदाहरण है। दाव प्लस अनल दीर्घ स्वर संधि हो रही है साथियों, किसमें? दावानल में। स्वर्ग, स्वर्ग जो शब्द है ये किसका अपवाद है? विसर्ग संधि के अपवादों के अंतर्गत ये आ जाता है। विसर्ग संधि का अपवाद, इसमें भी व्यंजन संधि नहीं है। अंतः प्लस आत्मा, अंतः प्लस आत्मा से शब्द बनता है अंतरात्मा, जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका? विसर्ग संधि का। लेकिन वाक्जाल शब्द का विच्छेद क्या होता है? वाक प्लस जाल, शब्द क्या बनेगा? वाक्जाल। क का हो जाता है ग, और ये बिल्कुल व्यंजन संधि का उदाहरण है। 22वां जो प्रश्न है इसमें आपके चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। श्रृंग का तद्भव होगा सिंह, सिंगार, सियार और सेठ। यहाँ पर श्रृंग शब्द एक तत्सम शब्द है, इसका आपको तद्भव बताना है साथियों। श्रृंग शब्द के तद्भव की अगर हम बात करें तो इसका तद्भव होता है सिंह का, श्रृंग का सिंह क्या होता है साथियों? सिंह होता है। विकल्प 1 आपके 23वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो चलिए 24वां प्रश्न देखेंगे। बच्चे प्रारंभ से ही मातृभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं और भाषा में कमजोर होते हैं। तो आप यूँ नहीं कह सकते हो कि प्रारंभ से ही बच्चे भाषा में कमजोर होते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। मातृभाषा बोलते हैं, सही है। द्विभाषिक 2 भाषा भी बोल सकते हैं, सही है। और बहुभाषिक, बहुभाषिक का मतलब जिस परिवेश में बालक रहता है उस परिवेश की भाषा को बोलना सीख जाएगा। अर्थात बच्चे प्रारंभ से ही कैसे होते हैं? बहुभाषिक होते हैं साथियों। दूसरा विकल्प आपके 24वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, भाषा का अंतिम कौशल है कौन सा है साथियों? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो देखो भाषा के 4 प्रमुख कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो कि बिल्कुल क्रम में जमे हुए हैं। बालक सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। अर्थात भाषा का प्रथम कौशल तो सुनना है और भाषा का अंतिम कौशल लिखना है। तो 25वें में कौन सा आंसर सही है? चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। भाषा का अंतिम कौशल लिखना है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त कर पाते हैं साथियों। तो फोर्थ विकल्प 25वें में सही रहेगा। आज 25 ही प्रश्न लेकर आया हूँ हिंदी के। निश्चित रहिएगा, बिल्कुल आपको 30-30 प्रश्नों के ही टेस्ट किए करवाए जाएंगे। 1-2 टेस्टों में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, 25-25 प्रश्न ही रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। स्कोर बता कर जाएं 25 में से कितने प्रश्न आपके हो रहे हैं, वीडियो आपको कैसा लगता है, और लाइक शेयर भी करते हो या नहीं ये भी कमेंट कर दो। आज तो यार कभी बोला नहीं मैंने हालांकि आपको। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।